सीबीएसई क्लास 9th के हिस्ट्री बुक का आज हम लोग चौथा चैप्टर फिर से करने जा रहे हैं। इसकी आज चौथी क्लास है। पिछले 3 क्लासेस में जो आप लोगों को पढ़ाया गया उसकी मैं थोड़ी सी आपको समरी टाइप बता दे रहा हूँ। इसको आप ध्यान से सुनिए, उम्मीद है आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। वैसे लाइन बाय लाइन रिवाइज करने के लिए आप लोग बार बार वीडियोस देखो बुक सामने में रखकर। तो पिछले 3 क्लासेस में हम लोगों ने ये जाना कि हम अपने चारों ओर, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे आप जहाँ मौजूद हो, हम अपने चारों ओर जब नज़र घुमाते हैं तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें फॉरेस्ट से मिलती है। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे गम, हनी, कॉफ़ी, टी, रबर, बीड़ी, तेंदू लीफ, सारी चीज़ें, मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें जो है हमें जो है वो जंगलों से मिलती हैं। कुछ चीज़ें डायरेक्ट मिलती हैं, कुछ चीज़ों का रॉ मटेरियल हमें जंगलों से मिलता है। लेकिन इस चैप्टर में आपने ये जाना कि 1700 से लेकर के 1995 तक, 1995 तक जंगलों की बेतहाशा कटाई हुई। जंगलों में क्या किया गया? कटाई की गई। क्यों कटाई की गई? तो इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, कल्टीवेशन के लिए, पास्चर्स के लिए, फ्यूल वुड के लिए, इन सब वजहों से क्या हुई? जंगलों की कटाई हुई। फिर हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक में डिफॉरेस्टेशन के बारे में जाना। डिफॉरेस्टेशन जिसका मतलब आप जानते हो जंगलों की कटाई से है। इस वाई डिफॉरेस्टेशन नाम के टॉपिक में हम लोगों ने उन कारणों को पढ़ा जिन कारणों से जंगलों की क्या हुई? कटाई हुई। 1600 में 1/6 पार्ट ऑफ इंडिया पर, इंडिया के छठे हिस्से तक क्या होती थी? खेती होती थी। एक चीज़ को आप छठा हिस्सा कर दो, छठे हिस्से पर क्या होती थी? खेती होती थी। लेकिन अब जो है ये फिगर कितनी हो गई है? आधी हो गई है। अब ये फिगर कितनी हो गई है? आधी हो गई है। तो जंगलों के कटने के कौन कौन से कारण थे उनको मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझो। सबसे पहला, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, फूड का डिमांड बढ़ता गया और फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए किसानों ने अपनी खेत की बाउंड्रीज को बढ़ाया, खेतों की क्षेत्रफल में क्या करी? वृद्धि करी। दूसरा रीजन हम लोगों ने ये जाना कि जब ब्रिटिश की हुकूमत थी, जब ब्रिटिश शासन काल आया तो ब्रिटिश ने कॉमर्शियल क्रॉप्स जैसे जूट, शुगर, व्हीट, कॉटन की उपज पर क्या किया? ज़्यादा बल दिया, क्योंकि इन कॉमर्शियल क्रॉप्स का यूरोपियन कंट्रीज में डिमांड था। यूरोपियन कंट्रीज जो है वो कॉमर्शियल क्रॉप्स का तो डिमांड कर ही रही थी, साथ में जो है वो फूड ग्रेन्स की भी क्या थी? बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए उनकी आवश्यकता थी। तो फूड ग्रेन्स के साथ साथ कॉमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि जूट, शुगर, व्हीट और कॉटन की भी उपजाई पर इन्होंने क्या दिया? बल दिया, जिसके कारण क्या हुई? जंगलों की कटाई हुई। फिर हम लोगों ने ये जाना कि 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में कॉलोनियल स्टेट ने देखा कि जंगल वाले जो ज़मीन है, जंगलों में जो भी ज़मीन है जिन पर पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े जंगल हैं, उनको इन्होंने अनप्रोडक्टिव माना, इनको इन्होंने अनुपयुक्त माना और इनको ये ज़रूरत समझा कि ये जो जंगल है इनको काट कर जो है वो खेती करनी चाहिए। खेती करने से क्या होगा? लगान की वसूली होगी और स्टेट के इनकम में वृद्धि होगी। इस सोच ने 1880 से लेकर 1920 तक के बीच जो है वो 6.7 मिलियन हेक्टेयर की भूमि पर क्या किया? जंगल काट दिया। दूसरा रीजन समझ में आया? उसके बाद है कि 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में ओक फॉरेस्ट की तादाद में कमी आ रही थी। इस ओक फॉरेस्ट में ओक की लकड़ी का इस्तेमाल जो है वो इंग्लैंड में शिप बनाने के लिए, इंग्लिश शिप बनाने के लिए किया जा रहा था। तो फिर हुआ यूं कि 1820s के दशक में वहाँ की कुछ टीम जो है वो इंडिया पहुँची फॉरेस्ट रिसोर्सेज का पता लगाने के लिए। और जब इंडिया में उन्होंने भरपूर मात्रा में जंगल देखा, ओक ट्री जैसे टिम्बर भरपूर मात्रा में यहाँ मौजूद देखा, तो उन्होंने इनकी बेतहाशा कटाई क्या कर दी? शुरू कर दी और उसको क्या करने लगे? इंडिया से इंग्लैंड में भेजने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। फिर क्या हुआ कि 1850s के दशक में एक नई डिमांड आई इम्पेरियल ट्रूप्स के लिए, राजा महाराजा के शासन के लिए जो सैनिकों की जरूरत पड़ती है उनके मूवमेंट की बात हो, या फिर कॉलोनियल ट्रेड के लिए जो ब्रिटिश जो
यहाँ से व्यापार के लिए रॉ मटेरियल क्या करते थे, अब इंग्लैंड में भेजा करते थे, इनके लिए ट्रेन की आवश्यकता आन पड़ी। तो ट्रेन की जो पटरियां बिछाई जाती थी वो स्लीपर्स पे बिछाई जाती थी, तो स्लीपर्स के लिए जो है वो लकड़ियों की कटाई होने लगी। रेल की इंजन को जलाने के लिए जो लकड़ी की ईंधन की आवश्यकता होती थी उसके लिए पेड़ काटा जाने लगा। तो इस तरीके से जो है वो स्लीपर के डिमांड को पूरा करने के लिए और रेलवे की इंजनों को चलाने के लिए जो है वो क्या हुई, पेड़ों की कटाई हुई। अब आप ये चीज़ आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि उन दिनों 1 किलोमीटर ट्रैक बिछाने में 1760 से 2000 स्लीपर्स की क्या होती थी, आवश्यकता होती थी। 1890s के दशक में 25,000 किलोमीटर जो है 25,000 किलोमीटर ट्रैक बिछाई गई। 1946 तक आते आते ये बढ़कर कितनी होगी, 7,65,000 किलोमीटर। ठीक है, तो 1760 इंटू 765,000, इसको आप इंटू कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कितनी स्लीपर्स की आवश्यकता हुई होगी और इसके लिए कितने पेड़ काटे गए होंगे। फिर आगे हम लोगों ने ये जाना कि बहुत सारे नेचुरल फॉरेस्ट जो है इसलिए भी काटे गए ताकि उन जगहों पर टी, कॉफ़ी, रबर की क्या करी जाए, खेती करी जाए, ताकि यूरोपियन कंट्रीज में जो इसका बढ़ता हुआ डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। तो ये फर्स्ट टॉपिक की समरी थी जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि किन किन वजहों से क्या हुई थी, जंगलों की कटाई हुई थी। अब सेकेंड टॉपिक में हम लोगों ने ये जाना कि ब्रिटिश जो है वो अब चिंतित थे। लोकल लोग जो बेतहाशा पेड़ों की कटाई कर रहे थे और जंगलों का नाश कर रहे थे, इस बात से लेकर ब्रिटिश जो है वो थोड़े चिंतित थे। इसलिए उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट जिनका नाम डाइट्रिच ब्रैंडिस था उसको एडवाइस के लिए बुलाया और इंडिया में पहली दफ़ा जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बना वो यही थे, जर्मन एक्सपर्ट थे जिनको एडवाइस के लिए बुलाया गया था और इन्हीं को क्या बनाया गया, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया इंडिया में। ठीक है, इनका क्या नाम था, डाइट्रिच ब्रैंडिस ने यह महसूस किया कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए इसका मैनेजमेंट जरूरी है, एक प्रॉपर सिस्टम जरूरी है। इसके लिए ज़रूरत थी तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को बचाने के लिए नियम बनाने की। और फिर क्या हुआ, 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की शुरुआत हुई और फॉरेस्ट एक्ट 1865 बना। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च ने देहरादून में एक इंस्टीट्यूट खोली 1906 में और यहाँ पर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की क्या होने लगी, पढ़ाई होने लगी। 1865 में 1865 में फॉरेस्ट एक्ट बनने के बाद इसमें 2 बार संशोधन हुआ। पहली दफा संशोधन हुई थी 1878 में, दूसरी बार जो संशोधन हुई, अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट सुधार को कहते हैं, संशोधन को कहते हैं। तो 1865 में जो फॉरेस्ट एक्ट बनी किसके नेतृत्व में, ब्रैंडिस के नेतृत्व में, जो कि कौन था, जर्मन एक्सपर्ट था जिसको जंगल की संरक्षण के लिए बुलाया गया था एडवाइस देने के लिए। इन्होंने ही क्या करी, एडवाइस दी और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 बनाने में क्या किया, मदद भी किया। इस एक्ट के बनने के बाद जो है इसमें 2 बार संशोधन हुई, 1878 में और 1927 में। 1878 में फॉरेस्ट को जो है वो 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। जो सबसे बेस्ट, जो सबसे अच्छा था, जो सबसे उन्नत किस्म का जंगल था जिसे टिम्बर वगैरह ज़्यादा हुआ करता था, तो उसे रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया। विलेजेस जो है इससे कुछ भी नहीं ले सकते थे, रिजर्व फॉरेस्ट से वो कुछ भी नहीं ले सकते थे। उनको अपने इस्तेमाल के लिए, घर बनाने के लिए या फिर कोई लकड़ी चुनने के लिए या लकड़ी की आवश्यकता होती तो वो लोग प्रोटेक्टेड या विलेज फॉरेस्ट में से ले सकते थे। रिजर्व को क्या किया इन्होंने, पूरा का पूरा सुरक्षित कर दिया। दूसरे किसी भी सूरत में जो है किसी भी गांव वाले, कोई भी गांव वाले जो है वो इसमें से कुछ ले नहीं सकते थे। अब इससे जो है फॉरेस्ट एक्ट बनने के बाद जो है वो लोगों की जिंदगी जो है वो थोड़ी सी उसमें बदलाव आया, अफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ। फॉरेस्टर्स और विलेजर्स जो थे उनका अलग राय था जंगलों के बारे में। फॉरेस्टर्स और विलेजर्स की अलग राय थी। विलेजर्स चाहते थे कि ऐसा जंगल हो जहाँ पे कई तरह की प्रजातियों की पेड़ एक जगह हो, ताकि फ्यूल, फॉडर, लिप्स जैसी आवश्यकताओं को क्या कर सके, वो पूरा कर सके। जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वैसी जंगल चाहते थे जहाँ पर उन्हें टिम्बर मिल सके, रेलवेज के लिए, इंग्लैंड के शिप्स के लिए, है ना। फॉरेस्ट एरिया के जो लोग थे वो जंगलों का इस्तेमाल रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स, रबर, ऐसी कई सारी चीज़ों के लिए करते थे। हर्ब्स का इस्तेमाल वो मेडिसिन के लिए करते थे।
वुड का इस्तेमाल, वो लकड़ी का इस्तेमाल जो है वो खेती से जुड़े औजार बनाने के लिए करते थे, हल वगैरह बनाने के लिए करते थे। बांस का इस्तेमाल जो है वो टोकरियाँ, अम्ब्रेलाज और फेंसेस, घेरा लगाने के लिए काम करते थे। सियादी की लताओं का इस्तेमाल जो है वो रस्सी बनाने के लिए करते थे। और कांटेदार सेमूर की कांटेदार खाल की प्रयोग जो है कांटा का इस्तेमाल करके जो है वो सब्जियों को छीलने का काम किया करते थे। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट का मतलब ये था कि उनकी मुश्किलें को बढ़ाना। फॉरेस्ट एक्ट इसी पर्पज से बना था ताकि वो ब्रिटिश अपने हिसाब से उसका क्या कर सके, इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इससे क्या हुई, गाँव वासियों की जो इनकी पहली पुरानी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ थी उससे ये सारी चीज़ें क्या हुई, प्रभावित हुई। अब वो जंगलों में लकड़ी नहीं काट सकते थे, मवेशी नहीं चरा सकते थे, फल फूल कलेक्ट नहीं कर सकते थे, शिकार नहीं कर सकते थे। ये सारी चीज़ों को क्या बता दिया गया, इल्लीगल बता दिया गया। अब जो है लोग जो है फॉरेस्ट एक्ट बनने के बाद चोरी करने लगे लकड़ियों की, चाहे इन सब सामानों की जो वो पहले इन पर जो फॉरेस्ट पर जिन चीज़ों के लिए वो आश्रित थे, और इनका जब इनमें घुसना बंद कर दिया गया तो इन चीज़ों की वो चोरी करने लगे। नतीजा ये होता कि जब वो पकड़े जाते हैं तो ये गार्ड की दया दृष्टि पर होता है और वो लोग इनसे घूस लेकर क्या करते हैं, इन्हें छोड़ दिया करते हैं। वुमेन जो है उन्हें भी हरास किया जाता। गार्ड्स जो है वो उन्हें हमेशा फ्री में भोजन के लिए क्या करते हैं, तंग करते हैं। अब जो है फॉरेस्ट एक्ट बनने के बाद कल्टीवेशन पर भी असर पड़ा। पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन की क्या थी, परंपरा थी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या था कि जंगलों की कटाई होती थी, उसे जलाया जाता था और जलाने के बाद क्या किया जाता था, मानसून बारिश आते ही उसमें क्या कर दी जाती थी, बीज रोप दी जाती थी और अक्टूबर नवंबर में फसलों को क्या किया जाता था, काट लिया जाता था। कुछ सालों तक खेती की जाती थी और फिर 12-18 साल के लिए क्या कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर भी इसका असर पड़ा। ब्रिटिश ने ये देखा कि ये तो जंगलों का विनाश हो रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्या हो रहा है, जंगलों का विनाश हो रहा है। ऐसे अगर जंगलों का विनाश हुआ तो रेलवे के लिए जो टिम्बर की आवश्यकता है वो पूरी हो नहीं पाएगी। जंगलों को जलाने से एक और खतरा था कि आसपास के जंगलों में जो आग लग जाएगी तो इससे जो वैल्यूएबल टिम्बर्स है वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और उसके अलावा एक प्रॉब्लम और थी कि अगर इस तरीके से खेती की जमीन को बार बार बदलता रहा गया तो सरकार जो है वो, ब्रिटिश सरकार क्या नहीं कर पाएगी, कैलकुलेट नहीं कर पाएगी, लगान जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगी। इसलिए उन्होंने क्या की, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी क्या कर दिया, फॉरेस्ट एक्ट के तहत बंद कर दिया। फॉरेस्ट लॉ से पहले जो है शिकार लोग जो है वो किया करते थे। फॉरेस्ट एक्ट बनने से पहले जो लोग जो है जो जंगलों के नज़दीक रहते थे वो हिरन, तीतर और कई सारे छोटे छोटे जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट जब बनी तो इनकी जो अधिकार थी या ये जो शिकार किया करते थे वो बिल्कुल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इंडिया में जो है वो टाइगर और दूसरे जानवरों को मारना एक खेल बन गया। राजा महाराजा जो है उसे शिकार पर निकले, राजा महाराजा जो है वो शिकार पर निकलते थे। मतलब गांव वासियों को शिकार करने के लिए रोक लगा दी गई है ना। और राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो क्या करते थे, शिकार करने निकलते थे, शेर की, बाघ की, चीताओं की, है ना। और कई सारी ऐसे मुगल पेंटिंग्स है जो दिखाती हैं कि किस तरीके से राजा महाराजा उन दिनों जो है वो शिकार किया करते थे। ब्रिटिश जो है वो ये मानते थे कि जो बड़े जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो आदि समाज का प्रतीक है, बर्बरता के प्रतीक है, इनका खात्मा होना जरूरी है। डेंजरस जानवरों को मारना जो है इसका मतलब ये था कि इंडिया को सिविलाइज करना। वो लोग जो है वो बाघ, टाइगर्स, वुल्फ्स और भी बड़े जानवरों को मारने पर रिवार्ड भी दिया करते थे, है ना। ये जानवर जो है वो कल्टीवेटर्स के लिए खतरा होते थे, इनकी जान वो ले लिया करते थे। नतीजा ये हुआ कि जब ब्रिटिश ने ये कहा कि इन जानवरों को मारना जो है वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, इससे कल्टीवेटर्स की जो है वो जान बचेगी और जो लोग भी बड़े जानवरों को मारेगा उससे जो है वो उनकी तरफ से क्या किया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। तब से तो ये मानो स्पोर्ट बन गया। 1875 से 1925 तक 80,000 बाघ, 1,50,000 लेपर्ड्स, चीता और 2 लाख जो है वो भेड़िए मारे गए, बस ट्रॉफी के लिए। महाराजा ऑफ सरगुजा ने तो मात्र अकेले मिलकर क्या किया था, 1,157 टाइगर्स और 2,000 लेपर्ड्स मारे थे 1957 में। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूल ने जो है वो एक अकेले 400 जो है वो बाघ मारा था। बहुत बाद में जाकर इन्वायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेटर्स ने ये तर्क दिया कि इन एनिमल्स की जो है वो जान नहीं लेनी चाहिए, इन एनिमल्स को बचाने की क्या है, हमें ज़रूरत है।
तब जाकर के क्या हुआ, इनके मारने पर क्या लगी, रोक लगी। अब पहले क्या था, जंगलों में कोई भी घुस जाता था, कोई भी कोई सामान लेकर उसका व्यापार कर सकता था। फॉरेस्ट एक्ट बनने के बाद जो है वो नई ट्रेड जो है वो क्या हुई, स्थापित हुई, नई सेवाएं स्थापित हुई, नए रोजगार हुए। लेकिन बहुत सारी कम्युनिटीज पर इसका बुरा असर पड़ा। बहुत सारी कम्युनिटीज को, जिनको जंगलों में घुसना बंद कर दिया गया, वो तो जंगल से कुछ ले नहीं सकते थे। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे कम्युनिटीज जो है वो अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन छोड़कर जंगलों के प्रोडक्ट को बेचने लगे, जो भी बचा खुचा जो भी इनके हाथ में होता था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स को जो है वो एकाधिकार दे दिया कि जंगल के किसी पार्ट पर उनका एकाधिकार है, आप ही उससे कोई सामान लेकर क्या कर सकते हैं, उसका खरीद बिक्री कर सकते हैं। ग्रेजिंग, हंटिंग जो लोकल लोगों के द्वारा की जाती थी वहाँ के, उसे जो है वो क्या कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उस पर बैन लगा दिया गया। इस प्रोसेस में बहुत सारे पैस्टोरलिस्ट और नोमैडिक कम्युनिटीज जो हैं, जैसे कोराबा, कराचा, येरुकुला, है ना, ये सब को जो है वो जंगलों में घुसने से बंद कर दिया, जंगलों में घुसने से क्या कर दिया गया, रोक लगा दी गई। और अब ये लोग जो हैं, जो पैस्टोरलिस्ट हुआ करते थे, चारवाही किया करते थे, ये लोग अब मजबूर थे कि इनको जो है वो फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता था। ये लोग मजबूर थे अब, क्योंकि अब इन्हें जो है वो जंगलों में घुसने की इजाज़त थी नहीं, तो अब ये लोग फैक्ट्रीज में काम करने को क्या थे, मजबूर थे। माइंस में, प्लांटेशंस में गवर्नमेंट की निगरानी में काम करने को क्या थे, मजदूर थे। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया था, इन्हें क्रिमिनल जो है ट्राइब बता दिया था। आप पढ़े होंगे पैस्टोरलिस्ट वाले चैप्टर में, इनको क्रिमिनल ट्राइब बता दिया गया था। तो जब क्रिमिनल ट्राइब बता दिया गया और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाने दिया जा रहा था, तो और जंगलों में घुसने की भी इनको इजाज़त नहीं थी, तब ये लोग मजबूर हो गए कि माइंस में, प्लांटेशंस में, फैक्ट्रीज वगैरह में सरकार की निगरानी में ये लोग क्या करें, काम करें। इनकी जो मजदूरी होती थी वो काफ़ी कम होती थी, है ना, और ये जो है वो घर लौट नहीं सकते थे। जहाँ इनको रिक्रूट किया जाता था वहाँ से लौट नहीं सकते थे। ऐसी ही एक सोर्स डी में हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से एक लोगों ने कंप्लेन करी थी, कहाँ, पुटुमायो रीजन में, अमेजोन फॉरेस्ट में। तो किस तरीके से वहाँ के मैनेजर ने कार्बाइन निकालकर 150 लोगों की क्या कर दी थी, गोली मारकर हत्या कर दी थी। यहाँ तक कि जो बच गए थे उनको जिंदा भी जला दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके की क्रूरता जो है वो अपनाई गई। अब रिबेलियन इन द फॉरेस्ट टॉपिक में हम लोगों ने ये जाना कि ऐसा नहीं है कि इसका विरोध नहीं हुआ, इंडिया के कई हिस्सों में विरोध हुआ, है ना। जब ब्रिटिश ने क्या किया, लोगों पर मनमाने ढंग से फॉरेस्ट एक्ट को थोपना शुरू किया, उनकी आवाजाही पर रोक लगाई, तो लोगों ने विरोध भी किया। संथाल परगना के सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर के बिरसा मुंडा, अलूरी सीतारामा राजू जो कि आंध्र प्रदेश के थे, इनकी कहानियां जो है वो आज भी गांव की कहानियों में सुनाई जाती है। ये लोग विरोधी के तौर पर क्या हुए थे, पैदा हुए थे। जो जंगलों में जो लगातार ब्रिटिश का नया नया कानून लागू हो रहा था, लोगों को उनसे वंचित किया जा रहा था, लोगों को उसमें घुसने नहीं दिया जा रहा था, तो इस बात को लेकर कई सारे लोगों ने क्या करी थी, आवाज उठाई थी। जिसमें सिद्धू और कानू थे संथाल परगना के, बिरसा मुंडा थे छोटा नागपुर के, अलूरी सीतारामा राजू थे आंध्र प्रदेश की। इनकी कहानियां जो है वो आज भी लोगों को प्रेरणा के तौर पर जो है वो कहानियों के तौर पर सुनाया जाता है। ऐसी ही एक सच रिवेलियन की, ऐसी ही एक विद्रोह की चर्चा जो है वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़े थे। इसका नाम था किंगडम ऑफ बस्तर इन 1910। 1910 में किंगडम ऑफ बस्तर में क्या हुई थी, विद्रोह हुई थी। जंगलों से संबंधित बनाए जा रहे नियम पर और उससे लोगों को जो वंचित लोगों को जो किया जा रहा था, इस पर जो है वो विद्रोह हुआ था। ऐसी कई सारी विद्रोह हुई थी, छोटा नागपुर में, संथाल परगना में, आंध्र प्रदेश में। इनकी कहानियां अभी भी सुनाई जाती है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों ने केवल किंगडम ऑफ बस्तर के बारे में जानना है कि वहां पर कैसे विरोध हुआ था, जो कि 1910 में हुआ था। बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर है और इसकी जो सीमाएं हैं वो आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र से टच करती है। जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने 2/3 हिस्से पर 1905 में क्या कर दिया, नियम लागू कर दिया, जंगल के कानून लागू कर दिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बंद कर दिया, हंटिंग को बंद कर दिया, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करने से गांव वालों को बंद कर दिया, तब लोग जो है वो चिंतित हो गए। कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों को रिजर्व फॉरेस्ट में रखा गया। जब नियम लगाया गया रिजर्व फॉरेस्ट से आप कुछ भी नहीं ले सकते, थोड़ा बहुत आप विलेज फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से कुछ ले सकते हो, तो रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास जो क्या करी गई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद कर दी गई और 2/3 हिस्से पर क्या किया गया, बस्तर में
जंगल के कानून बना दिए गए। इनसे लोगों को 2/3 हिस्से से क्या किया गया, लोगों को वंचित किया गया। अब जो लोग इस पर आश्रित थे जंगलों पर, उनकी चिंताएं बढ़ गई, है ना। कुछ लोगों को जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट में जो है वो रहने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन शर्त ये था कि आपको फ्री में काम करना होगा। उनकी भैंसों का इस्तेमाल जो है वो लकड़ी ढोने में करेंगे। ऐसे लोग जब गांव में रहते थे, जंगल वाले गांव में, तो उनको क्या कहा गया, फॉरेस्ट विलेजेस कहा गया। बाकी दूसरे सारे गांव के लोगों को क्या किया गया, बिना किसी सूचना के, कंपनसेशन के वहां से हटा दिया गया। और जो है वो लगान जो है वो बढ़ा दी गई। जो ये खेती वगैरह कर रहे थे, इन पर लगान बढ़ा दी गई। कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने क्या किया, और फ्री लगान तो बढ़ाई, उसके अलावा फ्री मजदूरी का क्या करने लगे, ये लोग डिमांड करने लगे। फिर क्या था, 1899 और 1900 के बीच जो है वो अकाल आया। फिर 1907 और 1908 के बीच क्या हुआ, अकाल है। तो जब अकाल होती है तो खेती की फसल अच्छी हो नहीं पाती है, तो रेंट कहाँ से दें, ये लगान कहाँ से दें। नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने इन सब बातों का जिक्र करना शुरू किया और एक विद्रोह शुरू हुआ। कहाँ विद्रोह शुरू हुआ, द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय द ध्रुवास ऑफ द कांगेर फॉरेस्ट के ध्रुवा समुदाय के द्वारा पहली जो है वो क्या हुई, विद्रोह हुई। कहाँ, बस्तर में। आई बात समझ में। हालांकि इनका कोई लीडर नहीं था, लोग जो है वो जो हैं, इनका कोई लीडर नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति था जिनका नाम था गुंदाधुर। ये नेथानार नाम के गांव से बिलोंग करता था। इसने क्या करी, इनकी अगुवाई करी। 1910 में जो है वो आम की टहनियाँ हो, मिट्टी का ढेला हो, मिर्च पाउडर हो, इन सबको गांव-गांव जो है वो क्या करना जाने लगा, भेजा जाने लगा। ये प्रतीक थी, जो लोग भी इसको एक्सेप्ट करते थे, ये प्रतीक थी कि वो इस विद्रोह में क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। फिर इन लोगों ने मिलकर क्या करी, गांव लूटे, स्कूल लूटे, वो सारे जो भी सरकारी ऑफिसेस वगैरह थी, स्कूल वगैरह थी, पुलिस स्टेशन वगैरह थी, सबको क्या किया, इन्होंने लूटा। इनमें से जिस पर भी इन्होंने अटैक किया वो किसी न किसी तरीके से ब्रिटिश से क्या थे, जुड़े हुए थे। तो नेथानार के गोंदाधुर ने क्या करी, इसकी अगुवाई करी। शुरुआत में कोई नेता नहीं था, तो कहाँ से शुरुआत हुई, कंगेर फॉरेस्ट से शुरुआत हुई। कहाँ, बस्तर में। विद्रोह जो है वो किंगडम ऑफ बस्तर में कहाँ से शुरुआत हुई थी, कंगेर फॉरेस्ट से हुई थी। ध्रुवा समुदाय ने किया था। शुरुआत में कोई जो है वो इनका लीडर नहीं था, लेकिन बाद में गुंदाधुर जो है वो, जो कि नेथानार गांव से बिलोंग करता था, वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर बन गया। गांव-गांव मैसेज पहुंचाया जाने लगा कि किस तरीके से, मतलब मिट्टी के ढेले, है ना, इनको प्रतीक बनाकर कि आप जो है वो अपने इस विद्रोह में क्या होइए, शामिल होइए। ब्रिटिश ने क्या करे, इस आंदोलन को कुचलने के लिए सेनाएं भेजी। आदिवासी लीडर्स वो बातचीत करके मामला सुलझाना चाहते थे, लेकिन इन लोगों को आदिवासी समूह जो लोग बात करना चाहते थे, ब्रिटिश से बात करके अपनी मांग रखना चाहते थे, इनको ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश की सेना ने घेर लिया, इनकी तंबुओं में घेर लिया और इन पर क्या करी, गोलियां चला दी, इनकी हत्या कर दी। और फिर ये लोग जो है वो लोगों को पनिश करने लगे जो लोग भी विद्रोह में हिस्सा लिए थे। गांव का गांव खाली हो गया, सब जंगलों में भाग गए, लेकिन 3 महीने लग गए। कुचल दिया गया, इस विद्रोह को क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया, लेकिन 3 महीने लग गए ब्रिटिश को वापस कंट्रोल में लेने में। गुंदाधुर को वो कैप्चर नहीं कर पाए और ये जो है वो बहुत एक बड़ा जो है वो सफलता माना गया। इस जंगल से रिलेटेड कानून पर जो है वो पहली बार विद्रोह हुई थी। जीते तो नहीं ये लोग, लेकिन 3 महीना जरूर लग गया इनको इस आंदोलन पर काबू पाने में। तो ये एक बड़ी जो है वो क्या मानी गई, उपलब्धि मानी गई। तत्काल जो रिजर्वेशन संबंधी जो नियम बनाए गए थे वो सस्पेंड कर दिए गए, उस पर रोक लगा दी गई और 1910 में जितने पहले की योजना से लगभग आधा जो है वो हिस्सा क्या कर दिया गया, जंगलों को सुरक्षित कर दिया गया या जंगलों पर कानून लागू हुआ। तो 1910 से पहले जो इन्होंने जितने एरिया पर 2/3 पर लगाया था, उसके केवल आधे हिस्सा पर क्या कर सके, ब्रिटिश कंट्रोल कर सके। तो एक तरह से ये क्या थी, विजयी थी। ठीक है, तो ये पिछले 3 क्लासेस का आपका समरी था। लगभग पूरा मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको लाइन बाय लाइन देखना हो तो आप वीडियोस वगैरह देखो, आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगा। थोड़ा फास्ट है लेकिन अब यही है। ठीक है, अब हम लोग चौथी टॉपिक करने जा रहे हैं। इस चौथी टॉपिक से पहले आप लोग के लिए ये जानना जरूरी है कि केवल इंडिया में ही विरोध नहीं हुआ था। इंडिया के अलावा और भी कई हिस्सों में, दुनिया के कई हिस्सों में क्या हुआ था,
विरोध हुआ था। और ऐसे ही एक हिस्से के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जो विद्रोह हुआ, जंगल से फॉरेस्ट एक्ट के अगेंस्ट जो विद्रोह हुआ, उस चीज़ को हम लोग टॉपिक 4 में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे, जरा आप ध्यान से समझो। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस इन जावा। जावा जो है वो इंडोनेशिया में है, तो जावा के जंगलों में हुए बदलाव के बारे में अब हम लोग जानेंगे। जावा के जंगलों में क्या बदलाव हुआ उसको हम लोग जानेंगे। तो ये 2 फेज में है। एक जो है वो डच के आने से पहले, डच जो है वो यहाँ पे कॉलोनाइजर्स थे, इंडिया में ब्रिटिश थे, यहाँ पर क्या थे, डच थे। डच जो है वो नीदरलैंड के वासी को कहते हैं, ये जर्मनिक एथनिक ट्राइब है, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया में थे और यहाँ पर कौन थे, डच थे। डच कौन है, नीदरलैंड के निवासी हैं, जर्मनिक एथनिक ट्राइब है इनकी, ठीक है। और इंडिया के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग इंडोनेशिया के जावा के बारे में जानेंगे। जावा इज नाउ फेमस फॉर अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया, बट वंस अपॉन अ टाइम इट वाज कवर्ड मोस्टली विद फॉरेस्ट। द colonial power Indonesia were the Dutch. As we will see, there were many similarities in the laws for forest control in Indonesia and India. Java in Indonesia is where the Dutch started forest management. Like the British, they wanted timber from Java to build ships. In 1600, the population of Java was an estimated 3.4 million. There were many villages in the fertile plains, but there were also many communities living in the mountains and practicing shifting cultivation. जावा जो है वो अभी तो चावल की खेती के लिए जाना जाता है। जावा एक द्वीप है, आइलैंड है। आइलैंड आप जानते हो कि जिसके चारों ओर क्या होती है, समंदर होती है। तो जावा जो है वो अभी एक राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड है इंडोनेशिया में। लेकिन एक समय था जब ये जो है वो पूरा का पूरा जो है वो जंगलों से घिरा हुआ था। इंडोनेशिया में कॉलोनियल पावर जो थे वो डच थे। और जैसा कि आप जानोगे कि बहुत सारी समानताएं थी फॉरेस्ट कंट्रोल को लेकर, जंगल में कटाई को लेकर और जंगल से संबंधित नियम को लेकर। ऐसी कई सारी समानताएं इंडिया के फॉरेस्ट एक्ट में और जावा के फॉरेस्ट एक्ट में थी। मतलब जिस तरह का नियम ब्रिटिश लोगों के द्वारा इंडिया में बनाया गया था फॉरेस्ट की चीज़ों पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए, उसी तरह जावा के जंगलों में भी क्या किया गया था, एकाधिकार जमाने के लिए डच लोगों ने कुछ इसी तरह के क्या बनाए थे, नियम बनाए थे। ब्रिटिश जो है, जिस तरीके से इंडिया में ब्रिटिश जो है वो चाहती थी कि जहाज बनाने के लिए क्या बने, जहाज बनाने के लिए टिम्बर वगैरह वो क्या कर सके, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सके इंडिया में। जावा में भी डच लोगों ने क्या किया, जहाज बनाने के लिए जावा के जंगलों से क्या करना शुरू किया, पेड़ों की कटाई करनी शुरू की और इससे संबंधित क्या करे, नियम बनाए। 1600 में जो जावा की पॉपुलेशन थी 3.4 मिलियन, 3.4 मिलियन कितनी क्या थी 1600 में जावा की क्या थी, पॉपुलेशन थी। और इसमें जो है वो कई सारे लोग जो है, कई सारे गांव जो है वो फर्टाइल प्लेन्स में रहते थे और कई सारे कम्युनिटी जो थे वो पर्वतों पर रहते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या करते थे, फॉलो करते थे। तो क्या जाना हम लोगों ने जावा के बारे में कि जावा जो है वो इंडोनेशिया का एक राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड है अभी फिलहाल। लेकिन एक समय था जब ये इसकी ज़्यादातर हिस्से जो है वो जंगलों से ढके हुए थे। इंडोनेशिया में जो कॉलोनियल पावर थे वो डच थे। और जैसा कि हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ थी इंडोनेशिया और इंडिया के जंगल के कानूनों में, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ थी। इंडोनेशिया के जावा में डच जो है उन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू किया और ब्रिटिश की तरह ही उन्होंने क्या किया, जावा से लकड़ियां काट कर क्या करने लगे, शिप्स बनाने के पर्पज से जावा से क्या करने लगे, वो एक्सपोर्ट करने लगे। 1600 में जावा की पॉपुलेशन 3.4 मिलियन थी। कई सारे गांव थे उपजाऊ मैदान में, गांव थे, जबकि कई सारी कम्युनिटी जो है वो पर्वतों पर रहती थी, पहाड़ों पर, प्लेट्यूज वगैरह पर रहा करते थे ये लोग, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या करते थे, फॉलो करते थे। ठीक है। द वुड कटर्स ऑफ जावा। अब जावा के कम्युनिटीज में वुड कटर्स का भी क्या था, एक अहम भूमिका थी। क्या थी वो? The Kalangs of Java were a community of skilled forest cutters and shifting cultivators. They were so valuable that in 1755, when the Mataram kingdom of Java split, the 6,000 Kalang families were equally divided between the two kingdoms. Without their expertise, it would have been difficult to harvest teak and for the kings to build their palaces.
When the Dutch began to gain control over the forest in the 18th century, they tried to make the Kalang work under them. In 1770, the Kalang resisted by attacking a Dutch fort in Johanna, but the uprising was suppressed. अब हम लोग जावा के वुड कटर्स के बारे में जानेंगे। जावा के कलांग्स कम्युनिटी का नाम है। ये कलांग जो है ये कम्युनिटी का नाम है। ये इस कम्युनिटी में रहने वाले लोग जो हैं वो स्किल्ड फॉरेस्ट कटर हुआ करते थे, मतलब जंगलों के काटने में इनकी क्या थी, पारंगता हासिल थी। ये लोग पारंगत थे जंगलों की कटाई में। ये लोग जो है कलांग जो है वो जंगलों की कटाई में पारंगत थे, प्लस शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। वो इतने ज़्यादा वैल्यूएबल थे, इतनी ज़्यादा उनकी वैल्यू थी कि 1755 में जब माताराम किंगडम का जावा में बंटवारा हुआ तो 6000 कलांग फैमिलीज को 2 राज्यों के बीच इक्वली बांटा गया। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ये लोग। फैमिलीज बांटा गया, राजा ने क्या करी, फैमिलीज बांटी, क्योंकि बिना इनके कला के ये डिफ़िकल्ट होता कि टीक और भी टीक जैसे लकड़ियों को काटना जो है वो पॉसिबल नहीं था इनकी कुशलता के बगैर। टीक काटने की बात हो, चाहे राजमहल तैयार करने की बात हो, कलांग की जो है इन लोगों की क्या थी, आवश्यकता थी। जब डच ने 18वीं सेंचुरी में जंगलों पर अपना कंट्रोल स्थापित करना शुरू किया तो वो चाहते थे कि कलांग जो है वो इनके अंडर में काम करें, लेकिन 1770 में कलांग ने इनका विरोध किया और एक डच के किले पर जो कि जोहाना में था उस पर क्या किया, इन्होंने आक्रमण कर दिया। हालांकि इनके इस विद्रोह को क्या कर दिया गया, उनके द्वारा दबा दिया गया, लेकिन विद्रोह हुआ। ये मैटर ये है कि विद्रोह हुआ, कहाँ हुआ, जोहाना में हुआ। और इन लोगों ने क्या किया, कलांग लोगों ने क्या किया, एक डच फोर्ट पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। आई बात समझ में। डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, अब डच का साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या था वो जानो। In the 18th century, when it became important to control territory and not just people, the Dutch enacted forest laws in Java, restricting villages' access to forests. 19th century में, in the 19th century, 18th पढ़ दिया था क्या? In the 19th century, when it became important to control territory and not just people, the Dutch enacted forest laws in Java, restricting villages' access to forests. 19th सेंचुरी में जब ये ज़रूरी हो गया कि जावा के क्षेत्र पर क्या किया जाए, जावा के जंगली क्षेत्र पर इंसानों पर, जंगलों पर ही नहीं इंसानों पर भी क्या करने की जरूरत पड़ गई, कंट्रोल करने की जरूरत पड़ गई। जंगल पे तो कंट्रोल करना ही था, लेकिन कलांग जैसे कई सारी कम्युनिटीज थी जो विद्रोह करना चाहते थे। तो 19th सेंचुरी में ये इम्पोर्टेंट हो गया डच लोगों के लिए कि वो कंट्रोल करे टेरिटरी को, जंगल के क्षेत्र को कंट्रोल तो करे ही, साथ में लोगों को भी क्या करे, कंट्रोल करे। इसलिए उन्होंने क्या किया, लोगों को जंगलों में घुसने ना देने के लिए, अपने मनमर्जी के हिसाब से जंगलों में कटाई के लिए इन्होंने क्या करी, फॉरेस्ट एक्ट बना दिया। नाउ वुड could only be cut for specified purposes like making river boats and constructing houses and only from a specific forest under close supervision. इस एक्ट के बनने के बाद लकड़ियां जो काटी जाने लगी वो बिना किसी खास उद्देश्य के नहीं काटी जाती, खास उद्देश्य होता था। और खास उद्देश्य क्या होता, नदियों में नाव बनाना हो, घरें बनानी हो, है ना, ये इन सब वजहों से ही क्या होती थी, अब जंगलों की कटाई होती थी। अब जरना बोल के, जलावन बोल के जो है वो अब लकड़ी नहीं काट सकते थे। अब नाव बनाना है तभी आप लकड़ी काटोगे, घर बनाना है तभी आप क्या करोगे, लकड़ी काटोगे, और काटोगे भी तो सरकार के लोगों की निगरानी के अंदर। विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल इन यंग स्टैंड्स, ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट अ परमिट और ट्रैवलिंग ऑन फॉरेस्ट रूट्स विद हॉर्स कार्ट और कैटल। अब गांव वालों को जो है वो पनिश किया जाने लगा। अगर मान के चलो कि कोई जंगलों में घुसा देता, यंग स्टैंड कहते हैं वैसा जंगल वाला एरिया जहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, 1.5 फीट के, 2 फीट के, 5 फीट के, उन जंगलों में अगर हरा भरा पत्ता खाने के लिए इन्होंने अगर जानवरों को घुसा दिया, चरवाही के लिए घुसा दिया, तो इनको पनिश किया जाता था। बिना इजाज़त पर्ची के अगर लकड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए तो पनिश किया जाता था। अगर गांव में अगर उस जंगल से गुजर कर इन्होंने घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी जैसी कोई भी गाड़ी चला ली तो भी इनको क्या किया जाने लगा, पनिश किया जाने लगा इस एक्ट के बनने के बाद। एज इन
India, the need to manage forest for shipbuilding and railways led to the introduction of forest service. अब जैसा कि आपने जाना कि इंडिया में फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी थी ताकि ब्रिटिश जो है वो क्या कर सके, जहाज बनाने के लिए और रेलवेज बनाने के लिए लकड़ियां सप्लाई कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किया था, फॉरेस्ट एक्ट बनाया। इन 1882 280,000 स्लीपर्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा एलोन। ठीक उसी तरीके से जावा में 1882 में केवल जावा से जो है वो करीब 2,80,000 स्लीपर्स जो है वो उसके लिए लकड़ियां सप्लाई करी गई। उसे स्लीपर लकड़ियां काट कर जो है वो क्या करी गई, स्लीपर बनाई गई, सप्लाई करी गई। हाउएवर ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर टू कट द ट्रीज, ट्रांसपोर्ट द लॉग एंड प्रिपेयर द स्लीपर्स। हालांकि इन सब चीजों के लिए लेबर की आवश्यकता थी ताकि लॉग्स को जो ढेंग है उसको क्या किया जा सके, स्लीपर के तौर पर तैयार किया जा सके। ढेंग को क्या करने की जरूरत थी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक की जरूरत थी। द डच फर्स्ट imposed rent on land being cultivated in the forest and then exempted some villages from these rents if they worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber. This was known as Blandog-Diensten. Later, instead of rent exemption, forest villages were given small wages, but their right to cultivate forest land was restricted. तो जिस तरीके से इंडिया में फॉरेस्ट मैनेजमेंट की इसलिए जरूरत पड़ रखी थी ताकि जो है वो ब्रिटिश क्या कर सके, शिप बिल्डिंग के लिए और रेलवे के स्लीपर के लिए लकड़ी जो है वो सप्लाई कर सके, उसी तरह जावा में भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि शिप बिल्डिंग और रेलवे की स्लीपर्स को जो है वो क्या किया जा सके, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सके। 1882 की बात करें तो 2,80,000 स्लीपर जो है वो केवल जावा की जंगलों से पेड़ की कटाई करके क्या करी गई थी, स्लीपर सप्लाई किया गया था। हालांकि पेड़ को काट कर स्लीपर बनाकर सप्लाई करने के लिए जो है वो लेबर की आवश्यकता थी और ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी लेबर की आवश्यकता थी, जानवरों की आवश्यकता थी। डच ने क्या किया, सबसे पहले जो जंगल के जिस जमीन पर खेती चल रही थी उस पर उन्होंने क्या किया, रेंट लगाया, लगान लगाई और बाद में जो वो छूट दे दी ये बोल के कि अगर जो भी गांववासी उनके लिए फ्री में काम करेगा, अपने जानवरों को वो मुहैया कराएगा ताकि उनका इस्तेमाल करके लॉग को, ढेंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाएगा। अगर कोई आदमी अपनी मजदूरी और अपना जानवर डच को देता है तो ऐसे लोगों को खेती के लिए कोई लगान देना नहीं पड़ेगा। इस लॉ को दिस वाज नोन एज ब्लैंडॉग-डिएंस्टेन। इस सिस्टम को क्या किस सिस्टम के नाम से जाने लगा, ब्लैंडॉग-डिएंस्टेन। बाद में जो है इनकी रेंट से एग्जम्पशन तो दी गई और गांव वासियों को कुछ कुछ मजदूरी भी दिया जाने लगा, बट देयर राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वाज रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन जंगल में खेती करने से इनको पूरी तरह से क्या थी, मनाही थी। अब है सामीन्स चैलेंज। अब जावा में एक विरोध तो किसने किया था, कलांग ने किया था, अब सामीन ने किया। ठीक है, सामीन का चैलेंज क्या था, सामीन की चुनौती क्या थी वो देखो। अराउंड 1890 सुरंतिको रानदुबलातुंग around 1890 Surantiko Shamin of Randublatung village, a teak forest village, began questioning state ownership of the forest. He argued that the state had not created the wind, water, earth and wood, so it could not own it. Soon a widespread movement developed. Among those who helped organize it were Shamin's son-in-laws. By 1907, 3,000 families were following his ideas. Some of the Shamanists protested by lying down on their land when the Dutch came to survey it, while others refused to pay taxes or fines or perform labor. तो सामिन का चुनौती क्या थी, 1890 में 1890 में क्या हुआ कि रानदुबलातुंग गांव जो है वो टीक फॉरेस्ट के लिए फेमस था। रानदुबलातुंग गांव जो था वो टीक फॉरेस्ट के लिए फेमस था। इस गांव के एक वासी जिनका क्या नाम था, सुरंतिको शामीन, इन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया, सवाल पूछना शुरू किया
कि जंगल का मालिकाना हक जो है वो डच के पास ही क्यों है। उन्होंने तो जंगल नहीं बनाया। उन्होंने ये बहस दिया कि स्टेट ने, यानी कि डच कॉलोनियल पावर्स जो है, उन्होंने हवा, पानी, अर्थ, वुड को नहीं बनाया है। ये तो प्रकृति की देन है, ये तो भगवान की देन है। तो इस पर इनका अधिकार कैसे है? ये जो एक्ट लगाए जा रहे हैं, इन पर इनका अधिकार तो है नहीं, बनाया तो इन्होंने है नहीं। तो सुरंतिको सामिन ने ये बात उठाई और फिर क्या था, एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया। इस विचार ने क्या किया, एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया। इस आंदोलन को ऑर्गेनाइज करने में जो है उनका जो दामाद था, सन इन लॉ, वो भी शामिल हुआ। 1907 में 3000 फैमिली जो है वो सामीन के इस विचारधारा को मानने लगे और सामिनिस्ट कहलाने लगे। मतलब सुरंतिको सामीन जो कि रानदुबलातिंग गांव के थे, ये गांव टीक फॉरेस्ट के लिए फेमस है। इनकी विचार जो थी कि जंगल पर स्टेट का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्होंने इनको नहीं बनाया है। इस विचार को मानने वाले कितने लोग हो गए? 3000 लोग हो गए और इनको क्या कहा गया? सामिनिस्ट कहा गया। अब इन सामिनिस्ट ने क्या किया कि जब डच लोग जो है वो सर्वे करने के लिए आते अपनी जमीन को, तो उस पर वो लेट जाते विरोध में कि नहीं, हम आपको सर्वे करने नहीं देंगे, ये हमारा जमीन है, आपकी जमीन नहीं है। कुछ लोग लेट जाते, कुछ लोगों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया, कुछ लोगों ने फाइन देने से इनकार कर दिया, कुछ लोगों ने जो फ्री में जो मजदूरी मांगते थे वो करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो जावा में क्या हुआ? इस तरीके से विरोध हुआ और जंगलों की कटाई का रीजन तो आपने जाना ही, शिप बिल्डिंग एंड रेलवे स्लीपर्स। अब है वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन, युद्ध और जंगल की कटाई जो जावा में हुई। The First World War and the Second World War had a major impact on forest. In India, working plants were abundant at this time and forest department cut trees freely to meet British war needs. In Java, just before the Japanese occupied the region, the Dutch followed a scorched earth policy, destroying sawmills and burning huge piles of giant teak logs so that they would not fall into Japanese hands. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रभाव जो है वो जंगलों पर बहुत ज़्यादा पड़ा। इंडिया में जो भी सारी वर्किंग प्लान्स थी, स्लीपर वगैरह या जो भी था, है ना, इन सब को रोक लगा दिया गया। युद्ध के दौरान इन सब चीज़ों पर क्या लग गई? रोक लग गई। इनका एक्सपोर्ट नहीं किया जाने लगा और वो चीज़ें बनाने में इन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाने लगा जिन चीज़ों की जरूरत युद्ध में ज़रूरत थी। जिन चीज़ों को बनाने की जरूरत युद्ध में थी, उन चीज़ों को बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ने लगी। तो इस वजह से अब क्या होने लगी? जंगलों की कटाई होने लगी। जावा में जापानीज के ऑक्यूपेशन से पहले, जावा में जापानीज के कब्जा से पहले जो डच लोग थे यहाँ पर कब्जा किए हुए, इसके बाद युद्ध के बाद जो वो जापानीज का कब्जा हो गया, तो इसके कब्जा होने से पहले जब डच को लगा कि अब इनके हाथ से ये जो है वो जावा निकल जाएगा, तो इन्होंने जो है वो स्कॉच अर्थ पॉलिसी अपनाई। किसने? डच ने। और जितना भी आरा मिल था, लकड़ी चिरान मिल थी, और जितना भी इन्होंने लॉग इकट्ठा करके रखा था, टीक लॉग, चाहे वो स्लीपर के लिए हो या शिप बिल्डिंग के लिए हो या फिर पैलेस कुछ भी बनाने के लिए हो, इन सब में इन्होंने आग लगा दी ताकि ये सारी जो टिम्बर्स हैं वो किसके हाथ में ना चली जाए? जापानीज के हाथ में ना चली जाए। The Japanese then exploited the forest recklessly for their own war industries, forcing forest villagers to cut down forest. Many villagers used this opportunity to expand cultivation in the forest. After the war, it was difficult for the Indonesian Forest Service to get this land back. As in India, people's need for agricultural land has brought them into conflict with the forest department's desire to control the land and exclude people from it. तो जब जापानीज के हाथ में जावा आया, जब जापानीज का ऑक्यूपेशन हुआ यहाँ पर, तो लकड़ियाँ तो जो भी मौजूद थी जला दी। तो जापानीज ने क्या किया? अपनी ज़रूरत के हिसाब से जंगलों की कटाई बेतहाशा शुरू कर दी। कई सारे विलेजेस को उन्होंने क्या किया? प्रेशर दिया, कई सारे विलेजेस पर उन्होंने दबाव दिया और जंगलों की कटाई जो है वो शुरू हो गई। जंगलों की कटाई ज़्यादा होने लगी। इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस ने क्या किया? जंगलों की कटाई शुरू हो गई, बेतहाशा जंगलों की कटाई हुई। इस बात का जावा के वासियों ने, कम्युनिटीज ने क्या किया? गांव वालों ने फायदा उठाया। जो भी जंगल काटे जा रहे थे उन पर इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। जब वॉर खत्म हुआ,
जब इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस ने अपना लैंड वापस लेना चाहा तो इंडिया की तरह ही विरोध हुआ। जैसे इंडिया में विरोध हुआ था, जो लोग जंगल को अपने अधीन लेना चाहते थे और लोग खेती करना चाहते थे, तो इन दोनों विचारों में जो एक असहमति थी, इसकी वजह से विद्रोह हुआ। उसी तरह फिर से क्या होने लगा, युद्ध के बाद विद्रोह होने लगा, और फिर जो है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो डिज़ायर थी कि लैंड पर वो कंट्रोल कर सके, फिर से जितना लैंड उनके कब्जे में आ जाए, ऐसा वो हो ना पाया। न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री में नए विकास क्या क्या थे वो देखो। सिंस द 1980s, government across Asia and Africa have begun to see that scientific forestry and the policy of keeping forest communities away from forests has resulted in many conflicts. 1980s के दशक से गवर्नमेंट इंडिया के और अफ्रीका के गवर्नमेंट ने देखना शुरू किया कि जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ को जंगल से दूर रखने का जो इन्होंने सोच रखा था, इसकी वजह से क्या हो रही थी, टकराव हो रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, युद्ध हो रहा था। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रदर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज बिकम ए मोर इम्पोर्टेंट गोल। अब जो है 1980s के बाद जो है वो जंगलों का संरक्षण जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। जंगलों की कटाई से बढ़कर जंगलों का संरक्षण क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। The government has recognized that in order to meet his goal, the people who live near the forest must be involved. गवर्नमेंट ने ये महसूस किया 1980s के बाद कि जो लोग भी गांव जंगल से सटे हुए हैं, जंगलों पर आश्रित हैं, उन्हें जंगल से क्या नहीं किया जाए, अलग नहीं किया जाए। अगर उनको इम्पोर्टेंट गोल की प्राप्ति करनी है तो जंगल में रहने वाले लोगों को जो है उनसे अलग ना किया जाए। इन मैनी केसेस अक्रॉस इंडिया फ्रॉम मिजोरम टू केरला, dense forests have survived only because villages protected them in sacred groves known as Sarnas, Devarakudu, Kan, Rai, etc. Some villagers have been patrolling their own forest, with each household taking in turns instead of leaving it to the forest guards. Local forest communities and environmentalists today are thinking of different form of forest management. तो हम लोगों ने 4.5 टॉपिक न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री में क्या जाना कि न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री में नए विकास। 1980s में एशिया और अफ्रीका के गवर्नमेंट्स ने ये देखना शुरू किया कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की वजह से और जंगलों में रहने वाली कम्युनिटीज को जंगल से दूर रखने की वजह से क्या हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पे जो जंगल में रहने वाले लोग थे उनको अलग कर दिया जा रहा था, और हमेशा क्या हो रही थी, इस बात को लेकर विद्रोह हो रहा था। तो अब ये माना जाने लगा 1980s के बाद कि जंगलों का संरक्षण जरूरी है, ना कि इसकी कटाई, है ना। गवर्नमेंट ने ये मान लिया कि अगर उनकी आवश्यकताओं को, लक्ष्य को पूरा करना है तो जो लोग जंगल के नज़दीक रहते हैं उन्हें क्या करना होगा, शामिल करना होगा। ऐसे कई सारे केसेस में इंडिया में मिजोरम से लेकर केरला में डेंस फॉरेस्ट जो है इनकी जो ये सर्वाइव इसलिए कर पाए क्योंकि विलेजेस जो हैं इन्होंने कई सारे तरीकों से सेक्रेड ग्रुप्स की क्या करी, रक्षा करी। जिस सेक्रेड ग्रुप्स बोल के इन गाँव के लोगों ने क्या करा, जो नज़दीक थे, किसके, जंगलों के नज़दीक जो गांव में बसे लोग थे, इन्होंने जंगल को क्या बोला, सेक्रेड ग्रुप्स बोला, और इनका नाम चुना, सरनास, देवराकुड़ा, कान, राई, ये सब नाम दिया, और सेक्रेड, पवित्र बोल के इनकी क्या करी, रक्षा करी। और यही वजह है कि इनके इस मान्यता की वजह से ही ये जो सरनास है, देवराकुड़ा है, कान है, राई है, ऐसे कई सारे जंगल का जो अस्तित्व है वो बना हुआ है मिजोरम से लेकर केरला तक में। अब जो कुछ विलेजर्स हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो क्या करते हैं, जंगलों के प्रोटेक्शन के लिए कि जंगल में कोई बेवजह जो है वो घुस ना जाए, जंगलों के रिसोर्सेज का वो इस्तेमाल ना कर ले, जो वैल्यूएबल टिम्बर है उसकी कटाई ना कर ले। इसके लिए जो है इस तरह के जो लोग हैं, जो खास करके ऐसे गाँव में रहते हैं, जो गाँव जंगल के नज़दीक है, ये लोग क्या करने लगे, अपने अपने जंगलों की हिफाजत करने लगे, देख रेख करने लगे। हर फैमिली जो है वो क्या करती है, अपने हिसाब से गार्ड रखती है, उसकी देखभाल करती है। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ और इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो आज जो है वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट की अलग अलग तरीक़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो ये चैप्टर जो है वो आपका यहाँ ख़त्म होता है। इसमें हम लोगों ने मेनली ये जाना कि डिफॉरेस्टेशन के क्या कारण थे, और
इंडिया में और इंडोनेशिया में किस तरीके से जंगलों की कटाई को लेकर विरोध हुआ और कौन कौन सी कम्युनिटीज ने किस किस तरीके से हिस्सा लिया, और आखिरकार अंत आते आते जो है वो एनवायरमेंटलिस्ट ने और जो भी जो भी लोग हैं फॉरेस्ट कंजर्वेटर्स के तौर पर, इन्होंने क्या किया, जंगलों की सुरक्षा को लेकर, जंगलों के मैनेजमेंट को लेकर अपने अपने राय बदल लिए ताकि उनकी देश के या फिर उनके लक्ष्य को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर खत्म होता है। आप लोग बार बार देखो, रिवाइज करो।